जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिटर टॉपिक स्टडी में, जहां आपके हर सवालों को आसान बनाएंगे, यहाँ आपके सिलेक्शन का रास्ता आसान बनाएंगे। अगर आगे चलते हैं अपने जो है आज धमाकेदार सेशन में, तो आपके आज धमाकेदार सेशन में रहने वाला है 20 क्वेश्चन जो फिटर थ्योरी के हैं, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कहे जा सकते हैं, ढेर के नहीं कहे जा सकते लेकिन कई बार जो है पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। इस सेशन के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, कमेंट में यस जरूर लिखें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन पहला क्वेश्चन है कि हम देखिए हम आपको कम समय में ये क्वेश्चन कराएंगे बेटा, और रिवीजन की तरह ये क्वेश्चन रहने वाला है और टेस्ट की तरह भी रहने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, रख रखाव निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? रख रखाव में से क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन ए है परीक्षण, बी है सभी विकल्प, सी है निरीक्षण और डी है जांच। इसका राइट आंसर हो जाता है सभी विकल्प, ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि बॉल बेयरिंग में अनुभव किया जाने वाला घर्षण है। बॉल बेयरिंग में कौन से घर्षण होते हैं? ठीक है ना, बॉल बेयरिंग में कौन से घर्षण होते हैं? ऑप्शन ए है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बी है स्टैटिक फ्रिक्शन, सी है रोलिंग फ्रिक्शन और डी है ड्राई फ्रिक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। बेयरिंग जो देखे है ना, उसमें गोल गोल बॉल होता है, इसलिए जो होता है ये रोलिंग घर्षण होता है। कौन सा घर्षण होता है? रोलिंग घर्षण। स्लाइडिंग घर्षण देखिए, कभी कभी डब टेल खांचा में कोई पार्ट, जो एक पार्ट स्थिर रहता है, एक पार्ट इसमें स्लाइड करता है, उसमें होता है स्लाइडिंग घर्षण, फिसलन घर्षण जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें होता है फिसलन। अब देखिएगा यहाँ आया है ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन कहाँ होता है? ड्राई फ्रिक्शन जो होता है फ्रिक्शन बेयरिंग में जो होता है ड्राई घर्षण होता है। कौन सा घर्षण होता है? ड्राई घर्षण होता है। बॉल बेयरिंग कौन सा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है? बॉल बेयरिंग कौन सा है? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है। और फ्रिक्शन बेयरिंग में जो घर्षण पूछेगा तो वहां होता है ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है? ऑप्शन ए है एक द्रव संनेहक है, बी है एक अर्ध द्रव संनेहक है और सी है एक ठोस संनेहक है और डी है गैस के रूप में प्रयुक्त होने वाला है। तो इसका ये जो ग्रेफाइट जो होता है सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। क्या है? सॉलिड लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट हो गया, माइका हो गया, ठीक है ना, ग्रेफाइट, माइका, टेल्क, ये सभी वैक्स, ये सभी जो होते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट के उदाहरण। अधिकतर आपको ग्रेफाइट तो देखने को मिल ही सकता है, और भी आता है आप लिख लिया कीजिए। ठीक है ना। और देखिए सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का उदाहरण के पूछा जाए तो आप जो है अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे मानना आपको ग्रीस। क्या करना है? ग्रीस लिख देना है। कौन सा? ग्रीस। जो आप देखे होंगे ग्रीस लगता है बेयरिंगों में। और वैसलीन भी जो होता है वह भी जो होता है सेमी लुब्रिकेंट का उदाहरण होता है, जो आप लगाते हैं वो उसी तरह वैसलीन। ठीक है। अब आता है लिक्विड लुब्रिकेशन। लिक्विड लुब्रिकेंट में आता है आपको खनिज तेल, जैसे आपको किरासन तेल यूज करते हैं एल्युमिनियम कटिंग के लिए, सॉल्युबल ऑयल यूज करते हैं, ये सभी जो है लिक्विड लुब्रिकेंट के उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आप साथ साथ ये भी लिखते चलेंगे कि आप कितने क्वेश्चनों का आंसर सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एक फाइल के कर्तन कार्य पर आधारित है। कर्तन कार्य पर आधारित है तो ऑप्शन ए है कर्तन के प्रकार एवं दांतों के अंतरण, ठीक है ना, बी है फाइल के दांतों के विन्यास और सी है फाइल के आकार एवं आकृति और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ठीक है ना। उपरोक्त सभी जो फाइल का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। कट, ग्रेड, आकार और उसकी लंबाई के अनुसार किया जाता है। ये तो हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, फाइल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जिग डैश के लिए उपलब्ध होते हैं। जिग किसके लिए उपलब्ध होते हैं भैया? तो क्या टर्निंग के लिए, मिलिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए और डी है आपका ड्रिलिंग या बोरिंग के लिए। तो राइट आंसर हो जाता है ड्रिलिंग या
बोरिंग के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं? ड्रिलिंग है। जिग क्या है? जिग जो है, जिग जो होता है जॉब को पकड़ता, लोकेट करता है और टूल लोकेट करता है तथा टूल को गाइड करता है। क्या करता है जिग? जिग 3 काम करता है, जॉब को पकड़ता है, लोकेट करता है और गाइड करता है। क्या करता है? तीनों काम जिग करता है। अब बार बार पूछा जाता है फिक्चर। फिक्चर का काम होता है पकड़ना और लोकेट करना। क्या होता है? पकड़ना और लोकेट करना। इन शब्दों को अगर आप केवल ध्यान रखिएगा ना और क्वेश्चन में इन्हीं शब्दों को खोज दिएगा तो आसानी से आप जो है टेक्निकल क्वेश्चन कर पाइएगा। ठीक है ना? तो जिग हो गया। हाँ, छोटा सा आपको जानकारी दे दे, ठीक है ना, छोटी सी आपको जानकारी दे दे। जो भी भेल की तैयारी हमारे साथी कर रहे हैं, हमारे दोस्त कर रहे हैं, आपको एक अच्छे टेस्ट, अच्छे कंटेंट की तलाश है, तो देखिए 199 है, 199 है, जिसमें 10 रुपया प्लेटफॉर्म चार्ज हो जाता है। ठीक है ना? ये कहिएगा सर 209 रुपया क्यों है? क्योंकि आप भी जान रहे हैं आजकल प्लेटफॉर्म चार्ज लग ही रहा है सभी का, तो हमने जितना हो सका कम किया है। 199 में आपको ये टेस्ट अवेलेबल कराया है, जिसमें अगर आप नए हैं तो सुन लीजिए 15 सेट अवेलेबल है, पर सेट में 120 क्वेश्चन। अगर आप सेट नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी आप कंटेंट देखना चाहते हैं, आप अपने टेस्ट को जांचना चाहते हैं, आप कहां तक पहुंचे, कितना जानकारी रखते हैं, उसके लिए एक टेस्ट हमने फ्री कर दिया। एक टेस्ट फ्री भी अवेलेबल है, एक टेस्ट विदाउट आपको कोई फी नहीं देना है, वो भी पूरे 120 नंबर का। केवल वो नहीं कि इसी तरह पूरे एकदम सिलेबस के अनुसार 120 नंबर का टेस्ट फ्री। आप जाइए टेस्ट दीजिए, अच्छा लगे तो परचेज कीजिए। ठीक है ना? कंटेंट देखिए, तब साथ साथ इस टेस्ट में फ्री क्या मिल रहा है। देखिए फ्री में आपको ईडी का बुक मिल रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का बुक मिल रहा है और नोट्स मिल रहा है। अच्छा, तो ये सभी चीज जो है आपको मिल रहा है, तो ये कोर्स आप परचेज करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और भी साथी को बता दें कि नीचे जो है आपके डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। वहां से जो ये पीडीएफ में पढ़ाया जा रहा है वो पीडीएफ आपको वहां से उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो के कुछ ही घंटों बाद जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे जो है आप आसानी से पढ़ सकते हैं, टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। कैसा लगा है ये स्कीम, आप जो है कॉमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यमान छिद्र के सिरे को सॉकेट स्क्रू के शीर्ष को रखने के लिए बढ़ाने की प्रक्रिया कहते हैं। क्या है भैया? सॉकेट स्क्रू। यहाँ ध्यान से देखिएगा, सॉकेट स्क्रू। अच्छा, इसको रखने के लिए क्या करेंगे? स्पॉट फेसिंग करेंगे, बोरिंग करेंगे, सी है काउंटर बोरिंग करेंगे और डी है काउंटर सिंकिंग करेंगे। तो इसका राइट आंसर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि काउंटर बोरिंग होगा। जी नहीं, काउंटर बोरिंग नहीं होगा, यहाँ हो जाता है काउंटर सिंकिंग। क्या हो जाएगा? काउंटर सिंकिंग। आपको ये सर गलत पढ़ा रहे हैं कि नहीं? यहाँ देखिएगा, सॉकेट हेड स्क्रू रहता ना, सॉकेट हेड स्क्रू रहता तो वहां पे हो जाता है काउंटर बोरिंग, और सॉकेट स्क्रू केवल दिया है तो इसलिए जो है काउंटर सिंकिंग हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आप वीडियो के अंत में अपना कमेंट जरूर करें कि आप इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही बना पा रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। डाई बनाई जाती है, डाई बनाई जाती है, क्या है? लो कार्बन स्टील, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, हाई कार्बन स्टील और डी है माइंड स्टील। तो डाई जो देखते हैं, डाई का काम क्या होता है? डाई का काम होता है बाहरी थ्रेड काटना। क्या करना है? बाहरी थ्रेड काटने के लिए जो डाई का प्रयोग किया जाता है, एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है डाई जो हमेशा बना होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। देखिएगा, एक बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि लो कार्बन स्टील, हाई मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। ठीक है ना, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.01 से 0.3, 0.3 से 0.6 पॉइंट है बाबू ये। ठीक है, और 0.6 और यहाँ हो जाता है 0.6 से 1.5। ठीक है, यह जो होता है हाई कार्बन स्टील में जो है कार्बन की मात्रा होती है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। लिख लीजिएगा और देखिएगा कहीं कहीं 2 लिखेगा इसको, कहीं इसको 7 लिखता है, तो आप समझ जाना है इसके राइट आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। एकदम आसान लगेगा, आपको लगेगा कि क्या ही पढ़ा रहे हैं सर, एकदम लगेगा ही नहीं कि थ्योरी पढ़ रहे हैं। इतना समझ लीजिए, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, 2-3 दिन हमारा क्लास रेगुलर देखिए, आपको एकदम समझ में आने लगेगा।
हॉर्निंग प्रक्रिया में औजार होता है। हॉर्निंग क्या होता है? हॉर्निंग जो होता है सरफेस फिनिशिंग का एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। हाँ, सरफेस फिनिशिंग की एक प्रक्रिया है और उसमें टूल कैसे काम करता है? ऑप्शन ए है रेसिप्रोकेटिंग गति में, बी है रोटरी गति में, और सी है स्थिर रहता है, और डी है रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी गति में। तो हॉर्निंग जो होता है केवल छिद्र होल को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि लैपिंग जो होता है छिद्र और बाहरी सतह दोनों सतह को जो है फिनिश करने के लिए किया जाता है। हॉर्निंग में जो है टील जो होता है रेसिप्रोकेटिंग और तथा रोटरी दोनों मोशन में काम करता है, ठीक है। इसके द्वारा होल को अच्छा हॉर्निंग आया है तो हॉर्निंग अलाउंस आपको याद रहना चाहिए। हॉर्निंग अलाउंस जो होता है 0.01 से लेके 0.02 होता है। कितना होता है? 0.01 से लेके 0.2 mm तक हॉर्निंग अलाउंस होता है, ठीक है। लैपिंग अलाउंस की बात की जाए तो लैपिंग अलाउंस जो होता है आपका 0.005 से लेके 0.01 mm होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाइप कार्य प्रणाली में किस कोण पर एल्बो एवं बैंड पर डेविएशन प्रदान की जाती है? किस कोण पर एक बैंड पर डेविएशन प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन ए है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, बी है 45 डिग्री और 60 डिग्री, सी है 90 डिग्री और 60 डिग्री, और डी है 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाता है 90 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। याद हो रहेगा आपको। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप चैनल पे अपनी राय जरूर दें, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में भी अपनी राय दें। अगला क्वेश्चन है कि स्टील की नॉर्मलाइजिंग के दौरान लिए गए आवश्यक सावधानी के चयन के। नॉर्मलाइजिंग है क्या है भैया? सबसे पहले देख लीजिएगा नॉर्मलाइजिंग है। नॉर्मलाइजिंग ऑप्शन ए क्वेश्चन का है अवयव। अवयव देखिएगा ए ऑप्शन में कह रहा है कि अवयव का बल परिसंचरण के साथ शुष्क हवा में आवश्यक रूप से ठंडा करना, ठीक है। आवश्यक रूप से ठंडा करना किस में? शुष्क हवा में। चलिए अगला है ऑप्शन आर्द्र हवा में अवयव का आवश्यक रूप से ठंडा करना। हवा में इसमें भी है ना जी। तो अगला ऑप्शन देखेंगे कि बिना परिसंचरण के अवयव के हवा में आवश्यक रूप से ठंडा करना। चलिए यू भी हवा में ठंडा कर रहा है ना जी। तो डी है प्राकृतिक परिसंचरण के साथ अवयव को शुष्क हवा में आवश्यक रूप से ठंडा करना। भैया ये तो ऑप्शन हमको कंफ्यूज कर गया, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपके साथ भी ये दिक्कत होगा। ये क्वेश्चन जरा एक बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, जैसे भी पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़िएगा। ऐसे ही हम लोग याद कराते हैं, चाहे कोई भी शिक्षक याद कराते हैं कि जब भी बेटा नॉर्मलाइजिंग की बात आ जाए तो खुले हवा में ठंडा करेंगे, और एंगलिंग के बाद आए तो भट्टी में छोड़ देंगे। किस में छोड़ देंगे? भट्टी में छोड़ देंगे, ठीक है। अब तो यहाँ हवा सब में हवा है, तो यहाँ देखना है पहला में बल के साथ है, मतलब प्रेशर के साथ हवा देना है, ठीक है। पहला तो कैंसिल हो गया। दूसरा है आर्द्र हवा, मतलब ठंडी हवा देना, तो वो भी नहीं होगा। और यहाँ है, और यहाँ जो है प्राकृतिक हवा का जरूरत नहीं है। जो मोशन है देखिए यहाँ प्राकृतिक हवा का भी जरूरत नहीं है। प्राकृतिक हवा दिया है ना, नहीं, तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। हम लोगों को जरूरत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी। बिना परिसंचरण के अवयव को हवा में आवश्यक रूप से ठंडा करना, मतलब जिस मोशन में है, जहाँ पे है वहां पे काम कर रहे हैं, उसको जो है उसके रूम के टेम्परेचर में छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं कर, मतलब हवा में मतलब हवा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अतप्त रूपन के कारण कठोरता में वृद्धि को कहा जाता है, ठीक है ना। अतप्त रूपन के कारण कठोरता में वृद्धि को कहा जाता है। कोल्ड वर्किंग में जो हार्डनिंग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ऑप्शन ए है कालीय कठोरीकरण, ठीक है ना। बी है कार्य कठोरीकरण, और सी है पेन कठोरीकरण, और डी है ज्वाला कठोरीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, कार्य कठोरीकरण। क्या होता है? कार्य कठोरीकरण वर्क हार्डनिंग होता है, ठीक है। कोल्ड वर्किंग में जो हार्ड किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वादा है आप आपके अपने परिजनों से कि आपकी बार आपको सिलेक्शन लेके दिखाना है तो स्किप करके नहीं जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अभी तक 3 क्लास हो गया, ये आज का हमारा जो है तीसरा क्लास है, ये आज का हमारा तीसरा क्लास है। और 2 क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। और आपको जो है इस एग्जाम को निकालने के लिए ओनली ट्रेड ही नहीं पढ़ना है, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग भी अच्छा सर शेखर सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत कम समय में पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको समय की भी बचत होगी और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग के भी क्लास जरूर देखें शेखर सर का, तो आपको एक ही चैनल पे मिल जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेथ मशीन में, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेथ मशीन में इस्तेमाल किया जाने वाला 3 जॉ चक होता है। 3 जॉ चक होता है। ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट चक, बी है फ्री रोटेटिंग चक, और सी है सेल्फ सेटिंग चक, और डी है क्लच की तरह प्रयुक्त होने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 3 जॉ चक। 3 जॉ चक लेथ में देखिए ना, तीनों क्या होता है, 3 है ना, तीनों एक साथ खुलता है और एक साथ बंद होता है, एक साथ खुलता है और एक साथ बंद होता है, इसलिए इसका नाम होता है सेल्फ सेटिंग चक। क्या है? सेल्फ सेटिंग चक। और वही जो होता है यह बात के स्वतंत्र जॉ चक जो होता है, स्वतंत्र जो होता है किसमें होता है? 4 जॉ चक में। किसमें होता है? 4 जॉ चक में। चारों का जो है एक एक अलग अलग जो है खुलता है, इसलिए उसको स्वतंत्र जॉ चक। यूनिवर्सल जॉ चक किसे कहते हैं? इसका जवाब जो है आपको कमेंट में देना है, देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी राय दीजिए, क्या क्लास रेगुलर लाया जाए? रेगुलर भी लाया जाएगा, आप केवल हमें अपना राय दे कमेंट में जरूर लिखें। लाइक कीजिए वीडियो को, तभी तो हम जानेंगे, तभी तो हम समझेंगे कि हाँ हमारे बच्चे हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए और भी मेहनत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भरण के निम्नतम संभव दर प्रदान करेंगे, ठीक है, फीड, ठीक है ना, द लोएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ फीड विल गिव, ठीक है ना। तो इसका जो है समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा, ध्यान में थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझ दीजिए। अच्छा सतह परिष्करण, बी है मध्यम सतह परिष्करण, और सी है कम सतह परिष्करण, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसको जो हम लोगों को बताना है, इसमें पूछा गया है कि सबसे अगर पुअरेस्ट मतलब बहुत पुअरेस्ट फीड है, मतलब बहुत कम फीड है, तो जॉब पे जो है कैसा क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वहां जो है उसकी सतह क्या होगी? गुड सरफेस फिनिशिंग। क्या होगी? गुड। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि लोहा चल रहा है ना, इसको फिनिशिंग करना है, एकदम टस के ठेल दीजिए तो क्या करने लगेगा ना। और धीरे धीरे मीडियम भी फीड दे रहे हैं तो क्या होगा? एक के बाद चीना बनने लगेगा नहीं, तो बहुत हल्का फीड देंगे तो एकदम साफ होते हुए चला जाएगा, तो ये क्या देगा? गुड सुपर फिनिशिंग देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? कैरियर का उपयोग के साथ किया जाता है। कैरियर का उपयोग किसके साथ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कैच प्लेट, बी है कैरेज, और सी है टेल स्टॉक, और डी है इनमें से कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका, इसका जो होता है कैच प्लेट। किसके साथ किया जाता है? कैरियर का उपयोग किसके साथ किया जाता है? कैच प्लेट के साथ किया जाता है। अच्छा, कैच प्लेट लंबी जॉब को 2 सेंटर के बीच में बांधने के लिए जो है कैच प्लेट के साथ कैरियर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह स्वतंत्र घूम सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खराद मशीन में यदि फीड शाफ्ट से सैडल को ड्राइव ट्रांसमिट किया जाता है तो टूल की गति होगी। टूल की गति कैसी होगी? तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए है वृत्तीय दिशा में, बी है क्षैतिज दिशा में, और सी है कोणीय दिशा में, और डी है ऊर्ध्वाधर दिशा में। अच्छा सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम लास्ट में बताते होंगे ना तो आपको लगता होगा कितना ही आसान क्वेश्चन है। तो जब ये दिमाग में समझ में आने लगे तो लगेगा कि हाँ वाकई में सर पढ़ा रहे हैं और कम समय में अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। तो सभी लाइक जरूर ठोक दिया कीजिए,
बिना पूछे। और देखिए यहाँ जो है किस दिशा में टूल काम करेगा, तो क्षैतिज दिशा में। नहीं समझ पाए सीधा समझिएगा। खराद मशीन में सैडल किस में होता है, सैडल किस में होता है, कैरेज में होता है। सैडल किस में होता है, कैरेज में होता है, ठीक है। और फीड रड जब द्वारा फीड रड जो लेथ मशीन में होता है वो सैडल मतलब कैरेज को चलाएगा, तो क्या फीड रड द्वारा क्यों यूज किया जाता है? जब हम थ्रेड काटते हैं, थ्रेड काटते समय ही नहीं यूज करेंगे तो कैरेज क्या करेगा, ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा, वो क्षैतिज चलता है। आगे पीछे दाहिने की तरफ देना चाहते हैं दाहिने जाएगा, बाएं की तरफ देना चाहते हैं बाएं जाएगा, ठीक है ना। नहीं बाएं और ये हो जाएगा मेरा दाहिने, ठीक है। हम भी फिल्म वाले की तरफ भूल गए। लेकिन वो क्या करे, कैरेज किस तरह काम करता है, आगे और पीछे, ठीक है ना। एक साइड इधर जाएगा उधर जाएगा, तो ये जो होगा क्षैतिज दिशा होगा। कौन सा होगा, क्षैतिज दिशा में। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं, 2 वीडियो हमारे देख लीजिए, आपको लगेगा कि वाकई सर क्या ही पढ़ाते हैं। क्रॉस कट चीजल को और किस नाम से जाना जाता है, क्रॉस कट को और किस नाम से जाना जाता है? टॉप चीजल, बी है साइड कट चीजल, और सी है कैप चीजल, और डी है नोज चीजल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कैप चीजल। क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्या क्रॉस कट चीजल का उपयोग क्या है? तो क्रॉस कट चीजल का उपयोग जो होता है ग्रुप बनाने के लिए, ऑयल ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ग्रुप खांचा बनाने का, ऑयल ग्रुप नहीं लिखे, ऑयल ग्रुप में हाफ राउंड चीजल आ जाता है ना, ऑयल ग्रुप नहीं, ग्रुप बनाने के लिए, कीवे ग्रुप बनाने के लिए जो है इसका उपयोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ साथी कहेंगे सर ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आज ही आता है एग्जाम में, देखे हैं क्वेश्चन हार्ड आता है, हार्ड नहीं आता है, वही आता है, लेकिन आप जो है उसको आंसर को चूज नहीं कर पाते हैं सही, प्रैक्टिस ना होने के कारण जो है आप गलत मान जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, अपना कंसेप्ट के लिए रखिए, क्वेश्चन आएगा कहाँ से। यही टर्नर का क्वेश्चन ला के पढ़ाने लगे पीटर, हार्ड क्वेश्चन ला के पढ़ाए जो एग्जाम में आएगा भी नहीं, और लगेगा कि खूब बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, नया क्वेश्चन आ रहा है। नया क्वेश्चन नहीं है, जो आता है वही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह धातु क्या है जो गर्म और ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है? भैया कौन सी धातु है जो गर्म और ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होते हैं? मृदु इस्पात, सॉफ्ट स्टील, पीतल, ढलवा लोहा, और डी है मिश्रित इस्पात। इसका राइट आंसर हो जाता है ढलवा लोहा। कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, वो जो होता है गर्म अवस्था में और ठंडी अवस्था में दोनों में भंगुर होता है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 4%, ठीक है। 2 से 4% भी कहीं कहीं लिखता है, लेकिन आप याद रखिए। निम्न में से वह कौन सी धातु है जो अति उत्तम बियरिंग व स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करती है? ऑप्शन ए है ढलवा लोहा, बी है पिटवा लोहा, और सी है इस्पात, और डी है मिश्रित इस्पात। यह हो जाता है कास्ट आयरन। क्या है कास्ट आयरन? आप कहिएगा सर जी बेयरिंग पढ़ा रहे हैं, कहा बेयरिंग में कास्ट आयरन मार दिए, गलत कर दिए। नहीं, बियरिंग है, बियरिंग लिखा हुआ है, उत्तम बियरिंग और स्लाइडिंग सतह। ये देखिएगा लेथ के बेड वगैरह किसके बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, क्योंकि उस पर क्या है जॉब अच्छी स्लाइड करे और अच्छा स्ट्रेंथ और झटकों को सह करे। तो वही चीज यहाँ पूछा गया है, तो किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव के अंदर और स्पिंडल के ऊपर निम्न में से कितनी पिच की चूड़ियां कटी होती है? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्पिंडल पे कितने चूड़ियां कटे होते हैं? 0.10 mm, 0.5 mm, और सी है 1.00 mm, और डी है 0.2 mm। इसका राइट आंसर हो जाता है 0.5 mm। कितना हो जाता है? 0.5 mm, ठीक है। माइक्रोमीटर आया है, माइक्रोमीटर जो है लिस्ट काउंट तो हमेशा एकदम मुंहजबानी याद होना चाहिए, ठीक है ना। माइक्रोमीटर का जो है लिस्ट काउंट की बात किया जाए तो यहाँ जो है कुछ बच्चे हमारे डिस्काउंट का तो नहीं दिया गया है ना, तो कुछ बच्चे 0.1 ही मार देते, क्वेश्चन पढ़ते नहीं। स्पिंडल का पिच पूछा गया है, तो स्पिंडल में जो है मीट्रिक में जो है 0.5 mm का पिच होता है। कितना होता है? 0.5 mm का पिच होता है, 0.5 के अंदर का होता है। और यही इंच में पूछता है तो 1 इंच में 40 चूड़ी कटी होती है। कितनी चूड़ी कटी होती है? 1 इंच में
40 चूड़ियां कटी होती है माइक्रोमीटर के स्पिंडल में, ठीक है, ये याद रखना है। और लीस्ट काउंट मीट्रिक में क्या होता है 0.01 mm और इंच में होता है 0.001 इंच, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद एक चीज और याद रखना है कि माइक्रोमीटर के पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर के जो है थिम्बल पे कितने निशान बने होते हैं मीट्रिक में 50 निशान बने होते हैं, याद रखिएगा 50 और वही मीट्रिक में पूछता है ना, सॉरी मीट्रिक में 50 और ब्रिटिश में जो है 25 निशान बने होते हैं उसके थिम्बल पे, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा आपको, क्वेश्चन धमाकेदार रहा कि नहीं, ये बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्लास भी रेगुलर हो जाएगा, बस आप रेगुलर होइए, आप कहिए कि हाँ सर वाकई में आपके क्वेश्चन में दम है और फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, फ्री में टेस्ट मिल रहा है, पर अब क्या खोज रहे भाई, तो अब जाके टेस्ट एक बार जरूर देखिए। फिटर टॉपिक स्टडी यही ऐप का जो है लोगो है, देख सकते हैं आप। अगला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टैप द्वारा चूड़ी काटने के लिए ड्रिल होल किया जाता है, ड्रिल होल किया जाता है, ठीक है। टैपिंग आप जानते हैं कि अंदरूनी छेद काटना ही क्या कहलाता है, टैपिंग कहलाता है। ऑप्शन ए है टैप के कोर डायमीटर के बराबर, बी है टैप के बड़ा डायमीटर के बराबर, और सी है टैप के साइज के बराबर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टैप के जो होता है कोर डायमीटर के बराबर होता है, क्या है, टैप के कोर डायमीटर के बराबर होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आपको कहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी आसान भाषा में समझने के लिए, ठीक है ना। थ्योरी आपको हार्ड लगेगा ही नहीं, और टेस्ट देना चाहते हैं तो ये कोर्स 199 वाला कोर्स परचेज कर लीजिए, सीमित समय के लिए प्राइस है, और एक टेस्ट फ्री है, वो भी फुल टेस्ट, एक टेस्ट फुल फ्री है, फुल मतलब 120 क्वेश्चन का टेस्ट आपको फ्री में मिल रहा है, आप जाके टेस्ट दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।